अब हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार हम देखते हैं कि लाइट सोर्स यदि एक से ज़्यादा कहीं लगे हुए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह हमें लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखाई देती है और कहीं हमें इंटेंसिटी कम दिखाई देती है। ये प्रैक्टिकली हम देख पाते हैं, लेकिन कभी इसको मतलब सिंसियरली ऑब्जर्व नहीं करते। सिंसियरली ऑब्जर्व नहीं करते इसलिए पता नहीं लगता कि कौन सी हैपनिंग है। कई चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, डिफ्रैक्शन लाइट की बात करें 2 मिनट इस पॉइंट से रखते हुए। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि लाइट का अपने पाथ से मुड़ के बैंड होकर चलना। तो हम जानते हैं लाइट बैंड होकर चलता है। जैसे मान लीजिए 2 कमरे पैरेलल एक साथ है, उनका डोर कॉमन है और एक ही कमरे में लाइट को हमने ऑन किया है, दूसरे में नहीं किया, तो हम देखते हैं कुछ देर के बाद दूसरे कमरे में थोड़ा सा लाइट हमें दिखाई देने लगता है। मतलब क्या हुआ है, लाइट बैंड होकर उस कमरे में आया हुआ है। तो इसी प्रकार से इंटरफेरेंस में कुछ हैपन्स होती है, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से उसको समझा देता हूँ। पहले क्या होता है कि यहाँ हम पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पहले थोड़ा बताता हूँ, ताकि उसको मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा तो वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। If there is a single source of light, then the distribution of light energy is surrounding medium is uniform in one direction. ठीक है, मान लीजिए एक सोर्स है, एक रूम में एक ही सोर्स लगा हुआ है, उससे सारी वेव्स निकल रही हैं सब डायरेक्शन में, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लाइट एनर्जी का इक्वल होगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि सोर्स तो एक ही है, सारे डायरेक्शन में जो है एनर्जी सेम डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन क्या हो, बट व्हेन देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, लेकिन क्या हो, 2 सोर्सेज हो which are emitting continuously waves of nearly same amplitude, same frequency and same phase. उन दोनों सोर्स से जो निकलने वाली वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, एम्पलीट्यूड भी सेम हो और उनका फेज भी सेम हो, तो वो जो दोनों लाइट वेव्स जो होती है आगे जाए वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द लाइट एनर्जी इन नॉट यूनिफॉर्म इन डायरेक्शन। अब वो दोनों वेव्स 2 सोर्स से निकली, चूंकि उनका फेज सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म वे में नहीं होता है। मतलब हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि एक सिंगल सोर्स होगा तो एनर्जी, लाइट एनर्जी सब तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन एक से ज़्यादा 2 सोर्स ले लिए, दोनों सोर्स सेम है, दोनों सोर्स जो एमिट कर रहे हैं लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है और भी वेवलेंथ भी सेम मान लें, तो ये उससे जो लाइट वेव्स निकल रही है वो उस रूम में या उस जगह पर एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। देयर आर सम रीजंस वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ मैक्सिमम एंड सम रीजंस हैज इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम। अब जब दोनों सोर्स से लाइट निकल रहा है तो कुछ ऐसे रीजन बनते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा दिखती है, कंट्रास्ट चमक हमें ज़्यादा दिखती है और कहीं हमें क्या होती है, कम दिखती है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हम कई बार इस चीज़ को देखते हैं कि कई जगह हमें चमक ज़्यादा दिख रही है रूम में और कहीं लाइट कम दिख रहा है। वो जो हो रहा है वो एक्चुअली क्या है, वो इंटरफेरेंस ही है, उसी को यहाँ समझा रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, does the redistribution of energy take place, this is the called interference of light। तो यहाँ क्या हो रहा है, 2 सोर्सेज से जो एनर्जी निकल रही है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मतलब वो वन स्टेटमेंट में देख समझाना चाहे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट बाय 2 सोर्सेज विच हैज सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड सेम फ्रीक्वेंसी लाइट वेव्स। सो उनके कारण जो ये हैपनिंग हो रही है उसका नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली देखें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया। एक बार आपको और अच्छे से बता दूं मैं कि क्या होता है जब एक सोर्स से हम लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सब वेव्स इक्वली होती है, तो सब तरफ एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है और वहाँ समान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सब तरफ एक जैसा लाइट दिखाई देता है। लेकिन हमने एक ही कमरे में एक ही जगह पर 2 सोर्स लगाए और उन दोनों सोर्सेज के एम्पलीट्यूड भी सेम है, उन दोनों सोर्स से निकलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड और उसका फ्रीक्वेंसी और उसका फेस सब सेम है, तो उनसे एनर्जी निकलेगी लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसलिए कुछ जगह पे हमें कंट्रास्ट ज़्यादा दिखता है, चमक ज़्यादा दिखती है, कुछ जगह हमें कंट्रास्ट कम दिखता है, वहाँ चमक हमें कम दिखती है। तो ये एनर्जी क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यही एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखिए, एट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव। ठीक है, जहाँ आपको ज़्यादा लाइट दिखाई दे रही है वहाँ जो 2 वेव आ रही है उनकी इंटेंसिटी का सम रिजल्टेंट इंटेंसिटी से क्या होता है, कम हो रहा है, मतलब वहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एट ए पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज ग्रेटर देन, टोटल इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है लाइट वेव से रिजल्टेंट इंटेंसिटी से, तो वहाँ पर लाइट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। एट अ पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी यानी कम लाइट दिखाई दे रहा है, टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट
इज वेव लेस देन द सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, वहाँ पर लाइट का वेव का इंटेंसिटी सम से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो वहाँ कम दिखाई देगा. ड्यूरिंग सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स द एम्पलीट्यूड चेंज सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज. अब क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाते हैं. दो लाइटें जो आती है, दो लाइट वेव्स टकराती हैं, तो वो क्या होती है, सुपरपोजिशन मतलब एक दूसरे पर मिल जाती है, ओवरलैप कर जाती है. वहाँ से एम्पलीट्यूड चेंज रहता है, जिससे आपका जो है एनर्जी लेवल भी चेंज रहता है, और उससे क्या होता है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है. इंटरफेरेंस इज पॉसिबल व्हेन द वेव्स ऑफ बोथ टाइप्स ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल. और खास बात यह है कि इंटरफेरेंस एक ऐसी हैपनिंग है जो लॉन्जिट्यूडनल वेव में भी होती है और ट्रांसवर्स वेव में भी होती है. तो ये तो हमारा थ्योरी का पार्ट रहा था, लेकिन हम इसको डायग्राम से देखें तो किस तरह से हो रहा है. देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये एक सोर्स है और ये दूसरा सोर्स है, दो सोर्स है, इससे भी वेव निकल रही है, इससे वेव, हमने एक एक वेव प्रैक्टिकली समझने के लिए देख लिया. यहाँ पे अब ये वेव क्या हो रही है, आगे ट्रेवल कर रही है मीडियम में, सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. देखिए ये बात ज़रा ध्यान से देखना, यदि दो या दो से ज़्यादा वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, जिनका वेव लेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी और जिनका एम्पलीट्यूड भी अप्रॉक्सीमेट सेम हो, एक्जैक्ट सेम हो नहीं कहा गया है, अप्रॉक्सीमेट सेम हो, और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते करते मीडियम में किसी एक पॉइंट पे ओवरलैप कर जाती है और यहाँ पे सुपरपोजिशन हो जाता है. दोनों का एक जगह मिल जाना सुपरपोजिशन है, यहाँ हो जाता है. तो यहाँ हो जाने के कारण ये जो लाइट है यहाँ पर, उसकी मतलब जो है, ये कह सकते हैं कि लाइट की मात्रा जो होती है, क्वांटिटी होती है, वो चेंज जाती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम. जिस जगह ज़्यादा हो जाती है वहाँ हमें ज़्यादा चमक दिखाई देती है, जहाँ कम होती है, मतलब जहाँ इसकी लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, वहाँ हमारे पास वहाँ पर उतनी चमक दिखाई नहीं देती. तो यहाँ जो हैपनिंग हो रहा है उसको हम कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब ऐसे में क्यों हो रहा है, देखिए दो प्रकार से हो सकता है. मैं आपको दोनों प्रकार बताता हूँ. खैर मैं इंडिविजुअली आपको फिर अलग से समझाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन मैं इसके दो टाइप्स आपको बताता हूँ. वो देखिए, आप मान लीजिए यहाँ पे सोर्सेस से ये दो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करते करते ये मिल गई या ओवरलैपिंग हो गया. और इस दौरान क्या हुआ कि हमने देखा कि पहली वेव का जो क्रेस्ट है और ट्रो है, दूसरी वेव का क्रेस्ट भी उसी डायरेक्शन में और ट्रो भी उसी डायरेक्शन में जहाँ पहली का ट्रो है. तो दोनों के क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में हो, दोनों के ट्रो सेम डायरेक्शन में हो, तो यह रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और हमें यहाँ पर लाइट ज़्यादा दिखाई देगा, मोर लाइट, हमको ज़्यादा लाइट दिखाई देगा, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन होने के कारण एनर्जी क्या होगी, बढ़ गई, और इससे हमको लाइट क्या ज़्यादा दिखाई दिया. लेकिन उसी प्रकार से हम देखें कि दो सोर्स से निकलने वाली वही वेव्स, अच्छा वेव्स के बारे में ये ध्यान देना है कि दोनों वेव्स की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए, उनके एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए. जब वो आगे बढ़ती हुई जाती हैं और किसी एक पॉइंट पे वो ओवरलैप कर जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में एक वेव का जो क्रेस्ट है और दूसरी वेव का क्रेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, तो एक की एनर्जी दूसरी की एनर्जी से क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और वहाँ हमें उतना लाइट दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ा सा डार्क या कम लाइट दिखाई देगा. तो यहाँ पे ये इंटरफेरेंस हो रहा है, दोनों जगह है इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट बढ़ रही है इस जगह पे, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. और जहाँ पे लाइट खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, वहाँ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि किस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. ये बात तो पसंद आ रही होगी, लेकिन अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में वही जो बात मैंने आपको पिछले डायग्राम में समझाई, एक्सप्लेन की है, वो थोड़ी डिटेल में आ जाएगी. अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ फर्स्ट वेव दिख रही होगी आपको और एक सेकंड वेव भी दिख रही है. मैंने नाम भी इसमें डाल दिया फर्स्ट वेव और सेकंड वेव. ये फर्स्ट वेव जो है इस तरीके से दिख रही है, आप ये देखें, और सेकंड वेव जो है उसी के थोड़ा सा नीचे की ओर जाती हुई दिख रही है, ये देखिए यहाँ, जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको. अब दोनों, लेकिन एक खास बात क्या देखी आपने कि दोनों के क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में, दोनों के ट्रो सेम डायरेक्शन में, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं आपसे बात करूँ तो मैं कहूँगा कि यदि दो वेव, जो हम दो ही वेव ले रहे हैं, दो से ज़्यादा वेव मान ले चलेगा, दो से कम नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा वेव जिनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम डायरेक्शन में हो या सेम हो, और वो सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, और ट्रेवल करते करते उनके क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में हो और ट्रो सेम डायरेक्शन में हो, तो उनके द्वारा जो इंटरफेरेंस परफॉर्म होता है, जो उनके
मतलब सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब आपको समझ में आया कंस्ट्रक्शन कब होगा, जब क्रेस्ट क्रेस्ट सेम डायरेक्शन में होंगे और ट्रू ट्रू सेम डायरेक्शन में होंगे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। When the waves of same phase superimposed together at a point, then the crest of one wave fall on the crest of another। देखिए एक का crest दूसरे पे fall हो रहा है, and the wave of fall on the through the others as a result and the amplitude। इसलिए क्या हो रहा है कि जब crest एक डायरेक्शन में fall हो रहा है, ऑब्वियसली उसके थ्रो भी क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में फॉल होंगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस as the intensity becomes maximum। This interference is known as constructive interference। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम से आपको समझ में आएगा, डायग्राम बनाया हुआ है, दोनों वेव दिखाई है। फिर एक बार बता दूं कि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, दोनों की वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सेम होना जरूरी नहीं, अप्रॉक्सीमेट सेम होना चाहिए। जब वो आगे बढ़ती हैं एक ही डायरेक्शन में, तो उनके क्रेस्ट एक ही डायरेक्शन में फॉल होते हैं, ट्रो एक ही डायरेक्शन में फॉल होते हैं, तो आगे जाकर जब वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती है तो वहाँ पर एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस। तो इस समय जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हम देखते हैं अगला, वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, वही वाली बात फिर मैं रिपीट करूंगा कि दो वेव्स चल रही हैं जो सेम डायरेक्शन में हैं, जिनके एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो सब सेम है, तो वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। और ट्रेवल करते करते क्या होता है कि एक का क्रेस्ट जहाँ फॉल हो रहा है, दूसरे का क्रेस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फॉल होता है, और एक का ठोस जिधर फॉल हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी का जो है क्रेस्ट फॉल होता है। तो इस दौरान क्या होता है, एक की एनर्जी दूसरे से क्या होती है, खत्म कर दी जाती है। तो यहाँ से क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज हुई इसलिए डिस्टर्ब नाम दिया गया है। इसलिए ऐसे इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। देखिए इसको यही बताया गया है। देखिए मैं यहाँ पे आपको और एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। देखिए जैसे ये वेव जा रहा है, ये पहली वेव है हमारी, इस तरह से आगे बढ़ रही है। अब दूसरी वेव अभी हम देख लें, मैं आपको दूसरे कलर से आपको यहाँ इमेजिन कर दूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये दूसरी वेव भी वैसी है, लेकिन देखो उसका क्रेस्ट और ट्रो पहली वाली की क्रेस्ट ट्रो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा कि पहली वाली जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है ये निगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्या होगा, इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाएगी, उसी का नाम क्या आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, या वही लिखा हुआ है, व्हेन द वेव्स सुपर इम्पोज्ड इन अपोजिट फेस एट अ पॉइंट, देन द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रो अनदर। देखिए एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रो के साथ जा रहा है, और पहली का जो ट्रो है दूसरी के क्रेस्ट के साथ जा रहा है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे कारण से क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेस। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इंटरफेरेंस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि हम इसको स्क्रीन पर लेकर देखें तो हमें फ्रिंजेस दिखाई देती है, कई जगह हमें डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती है, कई जगह हमें जो है ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ब्राइट फ्रिंजेस जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ पर हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ डार्क दिखाई दे रही है वहाँ हुआ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे।